हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से द फॉरेन पॉलिसी ऑफ थियोडोर रूजवेल्ट के विषय में चर्चा करूंगी। थियोडोर रूजवेल्ट को उनके वैदेशिक नीति के लिए आज भी अमेरिकी इतिहास में याद किया जाता है और अमेरिका अचानक ही विश्व राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में भी थियोडोर रूजवेल्ट की विदेश नीति के कारण सफल हो पाया था। जब हम बात करें फॉरेन पॉलिसी ऑफ थियोडोर रूजवेल्ट के विषय में, तो इससे पहले मैं आप लोगों से जो इनकी प्रारंभिक जीवन किस प्रकार की रही थी इसके विषय में पहले चर्चा करूंगी और किस प्रकार से इनके विदेश नीति की आधारशिला रखी गई और कैसे उन्होंने विदेशिक नीति के अधीन अमेरिका को शक्तिशाली बनाने का कार्य किया था, इसके विषय में भी आज के इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी। अमेरिका की विदेश नीति में अचानक ही हम कह सकते हैं कि थियोडोर रूजवेल्ट के सत्ता पे आने के साथ ही इसमें हमें परिवर्तन दिखाई देता है। अमेरिका अपने पृथकवादी नीति से दूर होने लगा था और यदि हम यहाँ पे बात करें थियोडोर रूजवेल्ट के प्रारंभिक जीवन के विषय में, तो थियोडोर रूजवेल्ट का जो जन्म था वो 1857 में न्यूयॉर्क के एक धनी परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी, मुक्केबाजी और शिकार का शौक था। रूजवेल्ट स्वभाव से स्पष्टवादी और कर्मठ व्यक्ति थे। रूजवेल्ट हार्वर्ड और कोलंबिया विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण उन्होंने की थी और इसके पश्चात वो पुलिस सेवा में इसमें अध्यक्ष भी बने थे और साथ ही साथ रूजवेल्ट इसके पश्चात लोक सेवा आयोग के सदस्य भी बन गए थे और फिर अमेरिकी नौसेना के सचिव के तौर पे भी नियुक्त हुए थे। 1898 में वह न्यूयॉर्क के गवर्नर के रूप में भी ख्याति उन्होंने प्राप्त की थी। रिपब्लिकन दल के उम्मीदवार के रूप में वह उपराष्ट्रपति पद पर भी नियुक्त रहे थे। 1901 ईस्वी में थियोडोर ने राष्ट्रपति पद ग्रहण की थी। 30 वर्षों से उत्पन्न हुई राष्ट्र की समस्याओं का अध्ययन उनके द्वारा किया गया था तथा इनके समाधान का भी भरपूर प्रयास इनके द्वारा किया गया था। जैसा कि मैंने अभी कहा कि थियोडोर रूजवेल्ट ने उस समय की जो वैदेशिक नीति रही थी अमेरिका की, उसका अध्ययन करने का भी कार्य किया था और जितनी समस्याएं उससे जुड़ी हुई थी और इसके समाधान लाने का भी इससे संबंधित जो है उन्होंने प्रयास किया था। थियोडोर ने न सिर्फ अपने गृह नीति बल्कि विदेश नीति के लिए भी इन्हें याद किया जाता है। मोरी शासन और एवं कमौज का यहाँ पे ये कहना है कि इतिहास में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका को एक ऐसा राष्ट्रपति मिला है जिसे यूरोप के शासक उनमें से ही एक समझते थे, जो उनके शस्त्रों से उनका खेल कर सकता है। और यह स्पष्ट हो जाता है जो कॉमेज हैं उनके जो है यहाँ पे कोट हम जो कर रहे हैं कि थियोडोर का अमेरिकी इतिहास में क्या इंपॉर्टेंस रहा था। अब यहाँ पे जब हम थियोडोर रूजवेल्ट की विदेश नीति के विषय में चर्चा करना प्रारंभ करते हैं, तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पे इंग्लैंड के साथ अमेरिका के क्या संबंध रहे थे उसकी चर्चा करनी होगी। इंग्लैंड तथा अमेरिका दोनों ही उस समय विश्व शक्ति या महान शक्तियों के रूप में उभर करके सामने आए थे तथा आपसी मैत्रीपूर्ण भावना के साथ ही आगे बढ़ना भी चाहते थे और यह दोनों ही राष्ट्र इस बात को समझ रहे थे। परंतु यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो उनके बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए थे वो भी कुछ कारणों से रहे थे। अब यहाँ पे एक एक करके यदि उनकी हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एशिया में मुक्त द्वार नीति के प्रति जर्मनी का जो विरोध रहा था, इस कारण साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में जर्मनी की आकांक्षाएं, जर्मनी की बढ़ती हुई नाविक शक्ति से ब्रिटेन को संकट भी पैदा होने लगा था। दोनों राष्ट्रों का आंग्ल भाषा एवं प्रजातंत्र का आधार होना, इंग्लैंड से संबंध को लेकर के अमेरिका के विषय में यदि हम बात करें, क्योंकि उस समय जर्मनी का जो है प्रभाव वो बहुत अधिक बढ़ता जा रहा था और दोनों ही महान शक्तियां जो हैं इस बात को समझ भी रही थी। और जब इसके विषय में आगे हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पे समझना आसान हो जाएगा कि क्यों जो है दोनों ही राष्ट्र के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ था। इसके विषय में जब हम बात करें तो यहाँ अफ्रीका में जो साम्राज्य विस्तार था, इसको लेकर के भी दोनों राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए थे।
कैज़र विलियम द्वितीय जो थे जर्मनी के, उनकी उग्र राष्ट्रीयता तथा यूरोप, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका में प्रदेशीय महत्वाकांक्षा जो रही थी जर्मनी की, उसने भी अमेरिका और इंग्लैंड को नजदीक लाने का कार्य किया था। ब्रिटेन ने अपने स्वर्णिम अलगाव की नीति का परित्याग कर दिया था। दोनों राष्ट्र पूर्वी एशिया, कैरेबियन द्वीप समूह, अटलांटिक और प्रशांत महासागरों पर एक दूसरे की नीति से सहमत हो गए थे। तो यहाँ पे यह समझा जा सकता है कि जर्मनी के बढ़ते प्रभाव ने अमेरिका और इंग्लैंड को नजदीक लाने का कार्य किया था, क्योंकि इस समय एशिया में जो मुक्त द्वार नीति के प्रति जर्मनी का जो विरोध रहा था, साथ ही साथ जर्मनी की जो आकांक्षाएं थी वो बढ़ती चली जा रही थी। जर्मनी अपने नाविक शक्ति में भी बढ़ोतरी करने का कार्य कर रहा था, जिसे ब्रिटेन जो है वो एक संकट की तौर पे देख रहा था। इन सभी वजहों से अमेरिका और इंग्लैंड जो है वो नजदीक आ गए थे। ऐसे भी यहाँ पे हम जानते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड जो है वो दोनों ही आंग्ल भाषी देश थे तथा प्रजातंत्र जो है वही उनके राष्ट्र का आधार भी रहा था, जिस वजह से अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में हमें दिखाई देता है कि इस समय मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें वेनेजुएला के विषय में, तो इसको लेकर के भी उस समय जो है संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी। वेनेजुएला पर इटली, जर्मनी और इंग्लैंड अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए यहाँ सेनाएं भेज रही थी। तो यहाँ फिर से हम देख सकते हैं कि जर्मनी और इंग्लैंड के मध्य में टकराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई थी और दोनों ही जो है अपनी सेनाओं को वेनेजुएला की ओर भेजने का कार्य कर रहे थे। अमेरिकी जनता वेनेजुएला संघर्ष का समाधान चाह रही थी, वहीं दूसरी ओर ये तीनों राष्ट्र उनकी आर्थिक हितों की देख रेख की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो अमेरिकी जनता भी जो है वो वेनेजुएला के संघर्ष को समाप्त करने के पक्ष में रहा था, परंतु जो है ऐसा होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा था। रूजवेल्ट ने तीनों राष्ट्रों के हितों एवं मांगों को स्वीकार करने का कार्य किया था और 1905 ईस्वी में रूजवेल्ट ने वेनेजुएला में एक कस्टम कलेक्टर को नियुक्त किया था। तो बेसिकली यहाँ पे यह समझा जा सकता है कि वेनेजुएला में जो संघर्ष रहा था वो व्यापार को लेकर के रहा था और इसी कारण शायद हम कह सकते हैं कि जो रूजवेल्ट था उसने वेनेजुएला में एक कस्टम कलेक्टर को भी नियुक्त करने का कार्य किया था, क्योंकि जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रारंभ में ही कहा कि इटली, जर्मनी और इंग्लैंड ये तीनों ही राष्ट्रों का जो है यहाँ पे जो व्यापारिक हम कह सकते हैं कि स्वार्थ रहा था वेनेजुएला के साथ में जुड़ा हुआ, और अमेरिका यहाँ पे रूजवेल्ट के निर्देश के अनुसार जो है इस संघर्ष को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा था। आगे जब हम चर्चा करें पनामा नहर समस्या के विषय में, तो अमेरिकी स्पेन युद्ध के पश्चात दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के मध्य नहर का निर्माण आवश्यक हो गया था। नहर का निर्माण पनामा में करवाया गया था। अमेरिका जो है इस समय साम्राज्यवादी नीति का हम कह सकते हैं कि इसे बढ़ावा देने का कार्य कर रहा था तथा न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की दूरी लगभग 2/3 कम करने का इसने कार्य किया था। तो यहाँ पे जो पनामा नहर है उसका भी जो निर्माण किया गया था वो स्पेन अमेरिकी युद्ध के पश्चात किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पेन अमेरिकी युद्ध के समय में अमेरिका जो है वो उसने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया था और इसी को देखते हुए पनामा नहर का जो है निर्माण वह प्रारंभ करवाया गया था। दोनों देशों के बीच में जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका दोनों के बीच में इस नहर के निर्माण के साथ में दोनों देशों को एक साथ बांधने का भी कार्य किया गया था तथा जो है दोनों देशों के बीच में जो दूरी थी उसको भी कम करने का प्रयास किया गया था। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस पनामा नहर के निर्माण के पश्चात जो है न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की जो दूरी है वो लगभग 2/3 कम हो गई थी। तो ये जोड़ने का भी काम कर रहा था उस समय उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम चर्चा करें हे पॉन्सफोर्ड संधि के विषय में, तो यह संधि 1901 ईस्वी में इंग्लैंड और अमेरिका के मध्य हुआ था। इस संधि की मुख्य जो है कुछ शर्तें रही थी, जिसमें कि पहला हम देखते हैं कि सभी देशों के व्यापारिक और युद्ध पोतों के लिए निःशुल्क रखे जाने की सुविधा दी जाएगी और दूसरा इस नहर में आवागमन और भाड़े इत्यादि की शर्तों के विषय में किसी देश के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
तो बेसिकली जो ये संधि भी हुआ था वो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था, क्योंकि यहाँ पे चर्चा किया भी जा रहा है, जो इस संधि की मुख्य शर्तें भी रही थी कि सभी देशों के मध्य में जो है व्यापारिक और युद्ध पोतों को लेकर के कोई भी शुल्क जो है वो नहीं लिया जाएगा, या यहाँ पे निःशुल्क उन्हें रखने जाने की सुविधा दी जाएगी। और दूसरा कि इस नहर में आवागमन और भाड़े इत्यादि की शर्तों के विषय में किसी देश के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसी ने जो है इंग्लैंड और अमेरिका के मध्य में जो संबंध है उन्हें बेहतर बनाने का भी कार्य किया था। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो थियोडोर रूजवेल्ट के विदेश नीति के संदर्भ में, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो अन्य कार्य रहे थे थियोडोर रूजवेल्ट के विदेश नीति को लेकर के, इसकी चर्चा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।